नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले चुनाव में हुई धांधली, बहस ना हो इसीलिए कश्मीर फाइल्स लाई गई सामने। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस बसपा पीछे हटे, बीजेपी और सपा में फिर होगा मुकाबला और इस चुनाव में कौन पड़ेगा भारी, आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यपाल अभिभाषण 300 यूनिट फ्री बिजली व महिलाओं को 1000 रुपए देने की वचनबद्धता दोहराई, पंजाब में सरकार का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो काम के लिए ना खटखटाए दरवाजा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र हरियाणा का, मुख्यमंत्री खट्टर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, अब सिंगर और कलाकारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले गुजरात में होने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले चुनाव में हुई धांधली, बहस ना हो इसीलिए कश्मीर फाइल्स लाई गई। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और अपनी पार्टी की हार को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो इसीलिए फिल्म कश्मीर फाइल्स लाई गई है। अखिलेश यादव ने कई सीटों का ब्यौरा देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए। पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत कर उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे तक रोक दी गई। बाद में पता चला कि 700 वोटों से वो हरा दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा और कांग्रेस हट गए पीछे, बीजेपी और सपा में एमएलसी इलेक्शन में फिर होगा मुकाबला और इस चुनाव में कौन पड़ेगा भारी, ये बना हुआ है सवाल। जी हां दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आए नतीजे में भाजपा भारी पड़ी है। यूपी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और यूपी एक और मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। दिलचस्प ये है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। सपा विधान परिषद के चुनाव में सदन में एक बार फिर अपने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी। चुनाव की मतगणना आगामी 12 अप्रैल को होगी। भाजपा ने आगामी 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के लिए सोमवार को अपने 6 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी ने 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने जिन 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें से 5 समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल अभिभाषण 300 यूनिट फ्री बिजली व महिलाओं को 1000 रुपए देने की वचनबद्धता दोहराई, पंजाब असेंबली सेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अभिभाषण पेश किया और इसमें उन्होंने भगवंत मान सरकार का रोड मैप दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में फ्री बिजली देने से 80% लोगों के बिजली के बिल शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, जबकि सीनियर सिटीजन महिलाओं को वृद्धा पेंशन के अतिरिक्त 1000 रुपये दिए जाएंगे। राज्यपाल ने राज्य पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म करने के लिए 10 से 15 सदस्यों का एक आयोग बनाया जाएगा। जालंधर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो काम के लिए ना खटखटाए दरवाजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जीत के बाद विधायकों के सख्त लहजे वाले वीडियो और ऑडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बाराबंकी जिले से सामने आया है। यहां जिले की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने दिनेश रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक दिनेश रावत की जीत सर चढ़कर बोल रही है।
होली मिलन समारोह के मौके पर पहुंचे भाजपा के हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो लोग हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की मदद करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है। हमने कभी भी विपक्ष का काम करना नहीं सीखा। और नेताजी के ऐसे बेतुके बयान के बाद वायरल हुआ ये वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में 6 में से 3 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बीजेपी ने नया प्रत्याशी दिनेश रावत को उतारा था। बीजेपी लहर में पहली बार में ही दिनेश रावत विधायक बने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम खट्टर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। अब सिंगर और कलाकारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हां दोस्तों, हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रेजिमेंट वाला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरे मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। और आपको बता दें कि सोनीपत के गांव रोहट में बनी फिल्म सिटी को डीटीपी विभाग ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे लेकर हरियाणवी सिंगर और कलाकार एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा हरियाणवी सिंगरों और कलाकारों ने खोल दिया है। सभी कलाकारों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हरियाणवी फिल्म सिटी की संचालिका अन्नू कादियान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से अपील की है कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जमीन पर CLU दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल सरकार का बड़ा आदेश, सभी स्कूलों में इस रंग की होगी यूनिफॉर्म। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के एक नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड बदल दिया गया है। नई यूनिफॉर्म नीले और सफेद रंग की होगी और इतना ही नहीं, इस यूनिफॉर्म पर बिस्वा बांग्ला का लोगो भी बना होगा और इस लोगो को खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया है। इस आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की वर्दी एक समान होगी। दरअसल आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के MSME विभाग को नए डिजाइन किए गए स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए तैयार किया गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने जिला अधिकारियों से कहा कि वो स्कूल की वर्दी को लेकर निर्देश का पालन करने के बारे में सरकारी स्कूलों से संवाद करें। एक नोटिस में कहा गया है कि MSME के तहत आने वाले स्वयं सहायता समूह इन रंगों की वर्दी, लोगो, स्कूल बैग और जूते तैयार करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी MLC चुनाव में नामांकन के दौरान कई जगह पर बवाल। एटा में सपा प्रत्याशी उम्मीदवार सिंह से छीना गया पर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार सपा नेता नामांकन करने पहुंचे, मगर उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। कई जिलों में खबर आ रही है कि सपा के टिकट पर नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे नेताओं के साथ मारपीट की गई, कुछ के तो कपड़े भी फाड़ दिए गए। जानकारी के मुताबिक MLC चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल होने की खबर है। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की और घटना फर्रुखाबाद की है। आरोप है कि यहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े फाड़ दिए और आरोप है कि इस बीच पुलिस अफसर वहां मौजूद रहे, मगर उन्होंने बीच बचाव के लिए कुछ नहीं किया। कड़ी मशक्कत के बाद वो कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष पहुंच सके। बड़ी बात तो ये है कि DM कार्यालय पर भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी ऐसी घटनाओं को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी घटना एटा की है, जहां सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह से पर्चा छीन लिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी भी बवाल जारी है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भाजपा के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं और इस दौरान अखिलेश यादव ने फोटो भी पोस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली में सबसे ज्यादा गरीबी है और वहीं 27.36% लोग गरीब हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58% और दिल्ली में 4.79% लोग गरीब हैं। बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का
नंबर है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी, स्कूल नहीं जाने, रसोई, ईंधन और बिजली से वंचित लोगों के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे खराब है। तो दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट ने भाजपा के शासन की खोल कर रख दी है पोल, और उत्तर प्रदेश को लेकर जो खुलासे हुए हैं उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बोला कि ये है भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अचानक आजमगढ़ जा रहे हैं अखिलेश यादव, सांसदीय विधायकी में से क्या छोड़ेंगे सपा मुखिया, ये बना हुआ है सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आजमगढ़ समेत 5 जिलों में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा है। नतीजे आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक आजमगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो यहां पर मुलाकात करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद उनका ये पहला आजमगढ़ दौरा है और वो सबसे पहले सदर विधायक दुर्गा यादव के घर जाएंगे, उसके बाद अतरौलिया विधायक के घर जाएंगे और सबसे आखिर में मुबारकपुर के विधायक के घर जाएंगे। अखिलेश यादव अभी होली पर सफाई भी गए थे और वहां उन्होंने करहल की जनता व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव करहल से विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव अभी ये नहीं तय कर पाए हैं कि उन्हें करहल विधानसभा से इस्तीफा देना है या आजमगढ़ लोकसभा सीट से। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना सांसद का बीजेपी पर बड़ा आरोप, गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कर रही है फिल्म का प्रचार। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि कश्मीर फाइल्स संघ परिवार से प्रेरित फिल्म है जिसे अगला चुनाव जीतने के लिए रिलीज किया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में राउत ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स में कई सच्चाई दफन है जो अगले चुनाव का एजेंडा है। राउत ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल्स को पुरस्कार मिलेगा और इसके निर्देशक को जल्द ही पद्मश्री या पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से राजनीति की जा रही है ये सब होना तय है। इस फिल्म के माध्यम से हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी हो रही है। कश्मीर में हिंदू पंडितों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। हमें खेद है कि वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का वादा किया था, इसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया? कश्मीर में विकास क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में बेरोजगारी क्यों नहीं गई? और आप कब तक केवल हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर चुनाव जीतने जा रहे हैं? इसके साथ कश्मीर मुद्दे का राजनीतिकरण करना सही नहीं है और ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। अब उन्हें वापस लाने का अपना वादा पूरा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों, ऐसा कह करके संजय राउत ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है और आरोप लगाया है कि फिल्म का प्रचार सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के बाद अब भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। मंडी में रोड शो करेंगे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस को हराने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश पर है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंडी में रोड शो करने जा रहे हैं। खास बात है कि मंडी राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्षेत्र है और खबर है कि केजरीवाल 6 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे। आम आदमी के प्रभारी रत्नेश गुप्ता बताते हैं कि हमने अपना अभियान शुरू करने के लिए मंडी को 2 कारणों से चुना। पहला, ये मध्य में स्थित है और दूसरा, ये फिलहाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र। के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा क्योंकि राज्य की राजनीतिक आकार बदल देगा और जो अब तक बड़े स्तर पर 2 धुरों वाली बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता केजरीवाल और मान का स्वागत करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राघव चड्ढा जाएंगे राज्यसभा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से तय किए 5 नाम। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब राज्यसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल 31 मार्च को पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक और पंजाब के पार्टी प्रभारी राघव चड्ढा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है और इसके अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं। राघव चड्ढा का राज्यसभा से उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनकी उम्र 33 साल की है और चड्ढा अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो देश में सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद होंगे। इससे पहले 35 साल की मैरी कॉम सबसे युवा सांसद बनी थी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है।
है। राघव चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से 2020 में पहली बार विधायक चुने गए और इससे पहले वो पार्टी के ट्रेजरर के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा पर होने वाले चुनाव के लिए टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को बाहरी बताने के लिए रविवार को भाजपा पर निशाना साधा और पूछा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहती जो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम वर्धमान जिले के अंडल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि उन्हें विश्वास है कि आसनसोल की जनता तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नाम पर वोट डालेगी, जो बंगाल के विकास के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। सिन्हा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री जैसी राष्ट्रीय हस्ती का कहीं और से चुनाव लड़ना स्वीकार है तो मेरे लिए भी ये होना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर साधा निशाना और कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बीजेपी पर निशाना साधा। इस संबंध में न्यूज एजेंसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। आरजेडी नेता व लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि जो नीतीश कुमार के साथ रहेगा उसे वो इस्तेमाल कर खत्म ही कर देंगे। और वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा अपने प्रत्याशी को मुजफ्फरपुर से टिकट देने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी को टारगेट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को किसी सहयोगी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने से मतलब है और आरएसएस के एजेंडे से मतलब है। बता दें कि बीते शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बोचहा से आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक बेबी कुमारी के नाम की घोषणा की है। बीजेपी को तगड़ा झटका, 36 नेता कांग्रेस में शामिल, बोले मुख्यमंत्री के विचार से हूं प्रभावित। जी हां दोस्तों, अगले साल राजस्थान विधानसभा में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के 36 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कोटा उत्तर से विधायक और गहलोत कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में 36 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं अभी कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में आने को तैयार हैं। इस मौके पर शांति धारीवाल ने बताया कि आप सभी का देश की सबसे पुरानी पार्टी में स्वागत है। बीजेपी का दामन छोड़कर आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बताया कि पार्टी और संगठन में उनके काम को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विचारधारा और संसदीय मंत्री धारीवाल की व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने होली के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मूड बनाया था और इसी कड़ी में कांग्रेस का दामन थामा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले प्रदेश में शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हुई आपराधिक गतिविधियां, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के संरक्षण में अपराधियों ने बिना खौफ अपनी अवांछनीय गतिविधियां शुरू कर दी हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी के राज्य में पहले भी भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और अब तो दोबारा सत्ता में आने से असामाजिक तत्वों को अहंकारी नेतृत्व का भी साथ मिल गया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार की वापसी पर दुद्धी सोन बुलडोजर पर हुड़दंगियों ने बारात निकाली, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। राज्य में दोबारा छल बल से आई बीजेपी सरकार से जनता की उम्मीदों पर पानी फिरा और चारों ओर निराशा का कोहराम है। अभी तो शपथ भी नहीं हुई है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विक्रम मजीठिया की बढ़ेंगी मुश्किलें, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ड्रग्स केस की जांच एसआईटी को सौंपी। जी हां दोस्तों, अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग्स केस की जांच के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। पंजाब के डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच के लिए एआईजी एस राहुल की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक नई एसआईटी टीम का गठन किया है। जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने ड्रग्स को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। साथ ही कहा था कि सरकार बनने के ठीक बाद ड्रग्स गिरोह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव में मजीठिया को हार का सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले विक्रम सिंह मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई। पंजाब विधानसभा चुनाव की वजह से विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक रोक लगा दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोवा और मणिपुर के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर सवाल, दिल्ली में भाजपा का मंथन जारी। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों में दोबारा सरकार बनाने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी में मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां योगी आदित्यनाथ का सीएम के रूप में नाम सामने आया है। इधर तीनों राज्यों के बड़े नेता लगातार राजधानी दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार धामी ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। गोवा के प्रमोद सावंत और मणिपुर के N बीरेंद्र सिंह की तरफ से भी यही। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।